घर बैठे बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे तत्सम तद्भव के कुछ नियम, तो आए अब कुछ अन्य नियमों को देखें कि किस प्रकार तत्सम से तद्भव शब्द बनते हैं, उन नियमों को क्या कहते हैं। जैसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा कि तत्सम शब्दों की पहली ध्वनि तद्भव शब्दों में नहीं बदलती है। नहीं बदलती है इसका क्या मतलब? और पहली ध्वनि, जैसे आप देखिएगा घोटक, पहली ध्वनि घ है तो तद्भव में भी घोड़ा। जैसे तत्सम में पुस्तक प ध्वनि है तो तद्भव में भी पोथी या पोथा। जैसे तत्सम का मस्तक शब्द है तो तद्भव में भी माथा। याद रखिएगा तत्सम शब्दों की जो पहली ध्वनि है वो तद्भव में नहीं बदलती। अपवाद इसकी तीन ध्वनियां हैं, य, व और तालव्य श। अपवाद कौन कौन सी ध्वनियां हैं? तीन। य से ज, ये तीनों ध्वनियां बदल जाती हैं। य से ज, व से ब और श से स, है ना। जैसे व, वेद से वेद, वन से बन, वर्ष से बरस और तालव्य श, शाक से साग। तो दोस्तों, पहला नियम ये आज के लिए कि तत्सम शब्दों की पहली ध्वनि तद्भव शब्दों में नहीं बदलती। अपवाद में तीन ध्वनियां हैं, य, व और श। अब आए कुछ अन्य नियमों पे। तो जैसे अघोष का घोषीकरण, याद रखिए कवर्ग से पवर्ग तक पहली दूसरी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये अघोष ध्वनि है। और घोष ध्वनि क्या है? तीसरी, चौथी, पांचवी। तो नियम है अघोष का घोषीकरण। तत्सम शब्दों में मध्य या अंत में आने वाली पहली अघोष ध्वनि क, च, ट, त, प। तत्सम शब्दों के मध्य या अंत में आने वाली पहली अघोष ध्वनि क, च, ट, त, प तद्भव में ठीक अपनी तीसरी ध्वनि में बदल जाती है। कैसे? देखिए शाक, मध्यांत में क ध्वनि है ना, पहली है। तद्भव में साग, एक तो तालव्य स, दंत्य स में, क ग में। जैसे काक, देखिए तो अंत में क पहली ध्वनि है, काक से काग। लोक से लोग, भक्त, देखिए मध्य में भी पहली ध्वनि और अंत में भी। तो सबसे पहले मध्य में देखिए भक्त, आधा क। यदि यह आधा क इसमें स्वरागम कर दिया जाए तो आधा क अजुड़ते ही पूरा, आधा क अजुड़ते ही पूरा, भकत। और अब घोषीकरण पहली का तीसरी में तो क का ग भगत, भक्त से भगत। पंक्ति क का ग पंगत। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? बहुत आसान है इनको समझना, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अघोष का घोषीकरण, पहली ध्वनि तीसरी में बदल जाए। कौन सी पहली ध्वनि? क, च, ट, त, प, यदि शब्द के मध्य और अंत में हो तो। दोस्तों, इसके अलावा जो अन्य नियमों को हम देखने जा रहे हैं उनमें अकारण अनुनासिकता। नीर अनुनासिक ध्वनि यदि तत्सम या संस्कृत शब्द में है तो वह तद्भव में नासिक में या अनुनासिक में बदल जाती है। कैसे? आप देखिए पक्षी, निरनुनासिक की क्या पहचान है? बिना नाक के उच्चारित हो। निर मतलब नहीं, नाक, नासिक मतलब नाक। तो पक्षी बोल के देखिए, पक्षी। छाया, सर्प, जो ध्वनि नीर अनुनासिक हो वह तद्भव में नासिक में बदल जाए, इसी प्रक्रिया को अकारण अनुनासिकता कहते हैं। अब समझिए, नासिक ध्वनियों के दो प्रतीक हैं, अनुस्वार बिंदी और अनुनासिक अर्धचंद्र बिंदी। नासिक ध्वनियों के कितने प्रतीक हैं? दो, अनुस्वार बिंदी और अनुनासिक अर्धचंद्र बिंदु। अब देखिए सर्प, ये तत्सम शब्द है, नासिक नहीं है, नीर अनुनासिक है सर्प, लेकिन तद्भव में सांप, स के ऊपर अनुनासिक ध्वनि लग गई। छाया से छांव, अनुनासिक ध्वनि। ग्रा, देखिए ग्राम, ग्रा निरनुनासिक ध्वनि है ग्रा, लेकिन तद्भव में गांव, अनुनासिक ध्वनि लग गई। पक्ष, छ ध्वनि तद्भव में ख में बदलती है, पक्ष से पंख।
कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों। तत्सम शब्दों की कुछ ही ध्वनियां तद्भव में बदलती हैं। ध्वनि परिवर्तन हमने एक नियम देखा था, तो ये कौन कौन सी ध्वनियां, इनको याद रखिए। तत्सम शब्दों की कुछ ही ध्वनियां तद्भव में निश्चित रूप में बदलती हैं। जैसे य से ज, बोलिए यव से जव, कार्य से कारज, सूर्य से सूरज। जैसे व से ब, वर्ष से बरस, वन से वन, वेद से वेद। जैसे ण ध्वनि न में बदलती है, तत्सम की ण ध्वनि तद्भव में न में। स्वर्ण से सोना, कर्ण से कान, पर्ण से पान। जैसे ल ध्वनि र में बदलती है, श्यामल से सांवरा। समझिए, ल ध्वनि र में बदलती है। उज्जवल से ऊजर। ऐसे भी अपने देहाती क्षेत्रों में ल को र ही बोलते हैं। पीला से पीरा, काला से कारा, कारो। ऐसी ही और भी कुछ ध्वनियां बदलती हैं। जैसे छ से छख, पक्षी से पंछी, अक्षर से आखर या अक्षर, मक्षिका से मक्खी या माछी। तो दोस्तों, जैसे म ध्वनि अगर तत्सम शब्द में है तो तद्भव में व में बदलेगी। ग्राम से गांव, देखिए, नाम से नाव। देहात के लोग नाम नहीं कहते, नाव ही कहते। तुम्हारा नाम क्या है? जैसे श्यामल, म ध्वनि सांवला, व में, ल र में सांवर, सांवरो, सांवरिया। तो ये ध्वनियां बदलती रहती हैं। दोस्तों, तत्सम से तद्भव बनने में कुछ और नियम है। जैसे संयुक्त ध्वनियों का परिवर्तन। संयुक्त ध्वनि क्या है? एक आधी ध्वनि हो, उसके साथ एक पूरी ध्वनि है। कैसे? तत्सम शब्द की ध्य ध्वनि आधा ध य तद्भव में झ में बदल जाती है। बोलिए, सांध्य से सांझ, देखिए आधा ध य। वंध्य से बांझ, मध्य से मझला। बड़े और छोटे भाई के बीच में जो मध्य भाई हो, हम लोग उसे मझला कहते हैं। तो मध्य से मझला। मध्य धारा से ही मझधार बना दोस्तों, याद रखिए, मध्य धारा, मझधार। तो ध्य ध्वनि झ में बदलती है। ऐसे ही द आधा द य, द ध्वनि ज में। कैसे? बोलिए, अद्य, आधा द य, अद्य, अद्य से आज। विद्युत से बिजली, बोलिए, विद्युत से बिजली। कुछ बातें समझ में आ रही हैं। वाद्य से बाजा। दोस्तों, तत्सम से तद्भव बनने में एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। याद रखिए, संस्कृत में जो शब्द थे उनमें अर्ध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। अर्ध व्यंजन क्या है? जो आधा हो, ऊपर लिखा जाए, कर्म। या संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ। तो ये जो अर्ध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन संस्कृत या तत्सम के हैं, वो पाली प्राकृत में द्वित्व में बदल गए। द्वित्व कहते हैं एक ध्वनि का दो बार आना। जैसे कर्म से कम, देखिए म दो बार ध्वनि। पुत्र से पुत्र, दो बार तत ध्वनि। मित्र से मित्र। तो संस्कृत का अर्ध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन पाली प्राकृत में द्वित्वों में बदल गया। द्वित्व एक ही ध्वनि का दो बार आना है, या फिर एक ही ध्वनि के ठीक बाद उसकी दूसरी ध्वनि का आना है। कैसे? क के बाद ख, जैसे मक्खी में द्वित्व है। यदि एक ध्वनि दो बार आए तो पत्ता, तत, इसमें भी द्वित्व है। लेकिन अच्छा, च के बाद ठीक छ है तो यहाँ भी द्वित्व है। समझिए, बात बहुत सहज है। तो दोस्तों, संस्कृत का अर्ध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन पाली प्राकृत में द्वित्वों में बदल गया। पाली प्राकृत के बाद अब भ्रंश, औभट और हिंदी का जन्म हुआ। पाली प्राकृत का द्वित्व अब भ्रंश और हिंदी यानी तद्भव में द्वित्वों में एक का लोप हुआ। उस लोप को क्षति कहते हैं। कैसे? कर्म से कम, देखिए दो बार है कम। अब भ्रंश या हिंदी में देखें तद्भव में तो एक आधी ध्वनि गायब हो गई, कम, आधा म गायब। तो जो क्षति हुई उसका हर्जाना देंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। तो उसकी जगह शब्द के पहले वर्ण में दीर्घीकरण, क का का। इस पूरी प्रक्रिया को क्षति पूर्ति दीर्घीकरण। तो कर्म से कम, फिर काम,
धर्म से धम्म फिर धाम, पुत्र से पुत फिर पूत। बड़ा देखिए संस्कृत में प में छोटा उ कल भी एक नियम देखा था, ह्रस्व का दीर्घीकरण। तो पूत से पूत, मित्र से पाली प्राकृत में मित 2 बार ध्वनि आई, फिर मीत। शिक्षा से सिख, स में छोटी की मात्रा आधा क ख द्वित, तो क के बाद ख। फिर अभ्रंश में हिंदी यानी तद्भव में स में बड़ी सीख, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, भिक्षा से भीख। बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? ऐसे ही अन्य भी कुछ नियम हैं छोटे बड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि इन नियमों को आप समझ पा रहे होंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर प्रस्तुत होते हैं। गॉड ब्लेस यू।